हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल विचारक को। क्लासिकल विचारक यानी जो समाजशास्त्रीय विचारक क्लासिकल में आते हैं, यानी सोशियोलॉजिकल थिंकर्स क्लासिकल टू मॉडर्न। ये मतलब क्लासिकल से आधुनिक तक हम पूरा का पूरा प्रोसेस करेंगे, जिसमें हम क्लासिकल में देखें तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से होती है और कैसे होती है। तो अगर समाजशास्त्र में हम क्रांति की बात करें तो समाजशास्त्र की क्रांति जो है वो देखा जाए तो ये यूरोप की समस्या थी, लेकिन पहली क्रांति जो है वो कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। फ्रांस की क्रांति थी जो कब हुई थी? 1789 में हुई थी। और अब हम देखें इसके बाद भी यूरोप में एक क्रांति आई जिसको हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। लगभग ये था 18वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है। और औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है? जैसे कि कल कारखानों का प्रयोग, या कहें कि भाप शक्ति से इंजन जो ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, तो कुटीर उद्योग, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे जो आते हैं समाजशास्त्रीय विचारक में, जिनको हम कहते हैं शास्त्रीय विचारक। और हम ये पहले ये आपको बताना चाहेंगे, ये जो बुक का रिसोर्सेज है वो जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की हम तैयारी करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। उसको पहले हम आपको दिखाएंगे, फिर लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ये है बुक आधुनिक समाजशास्त्री विचारक, S.L. जोशी की बुक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका PDF शेयर करें, या फिर जिस तरीके से हमने सोचा कि हम मैक्स वेबर के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में, दुर्खीम के बारे में अदरवाइज बुकों में भी पढ़ते हैं और इससे ज़्यादा चैप्टर हमको मिलता है, लेकिन इसकी बात इसमें जो चीज़ें जोड़ी गई हैं इससे आपका बेसिक भी बहुत अच्छे से क्लियर होता है। और एक मतलब एक विचारक से दूसरे विचारक में अंतर हम कैसे करते हैं वो भी बहुत अच्छे से क्लियर होता है। तो बस हम इसमें रिसोर्स वही लेंगे जो इस बुक में यूज किया गया है और ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं, ताकि बस ये इस बुक के माध्यम से वीडियो बनाने का पर्पज़ यहाँ पे बस इतना है कि अगर कोई भी स्टूडेंट इस बुक को नहीं रेफ़र कर सकता है तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से वो पूरी की पूरी तैयारी कर लेगा। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। थोड़ी भूमिका देखते हैं कि क्लासिकल विचारों में आता है कौन कौन। तो क्लासिकल विचारकों में आते हैं अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स। ये चार ही लोग आते हैं जिनको क्लासिकल विचारक या शास्त्रीय विचारक या क्लासिकल थिंकर्स के नाम से जाना जाता है। अब हम पहले थोड़ी सी इनके पहले की भूमिका देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, क्यों इनको शास्त्रीय विचारक के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले देखा कि यूरोप में जो क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति, यूरोप में औद्योगिक क्रांति, ये लगभग कब हो रही थी? तो ये जो हो रही थी 1700 के बाद। यानी वहाँ पे जो कुछ भी हुआ, मतलब कि एक तरीके से समझने का अवसर कहते हैं, या फिर हम कहें कि समाज में विज्ञान या फिर वैज्ञानिकों की थोड़ी जो प्रवृत्ति बढ़ी, या उनकी जो एक ऐसे कार्य को करने की जो जिज्ञासाएं बढ़ी, तो वो कौन सी शताब्दी थी? तो वो हम मानते हैं 17वीं शताब्दी से स्टार्टिंग मानी जाती है। तो यहाँ पे हम 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी लेते हैं, तो यहाँ पे हम कहें कि 17वीं यानी 1700 के बाद, यानी क्या 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी। अब इसमें क्या है? इसमें कहते हैं कि समाज विज्ञानों और समाजशास्त्र में कई सामाजिक विचारक हमारे सामने आते हैं, लेकिन उन विचारकों में से अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स को मुख्य माना गया है, और इन्हीं विचारकों को ही हम शास्त्रीय विचारक या फिर क्लासिकल थिंकर्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम कहें कि क्यों कहा गया, तो यहाँ पे कहते हैं कि यह एक ऐसा युग था जिसमें धार्मिक मान्यताओं को विज्ञान के प्रभाव में आकर छोड़ा जाने लगा था। मतलब कि जहाँ पे विज्ञान की बातें की जाती है वैसे भी धर्म नहीं चल पाता वहाँ पे। तो यहाँ वही बात थी कि धार्मिक मान्यताओं को कम प्रभाव दे करके विज्ञान के प्रभाव को ज़्यादा दिया जाने लगा, क्योंकि मशीनीकरण, कल कारखाने का प्रयोग, तो यहाँ पे विज्ञान को ही ज़्यादा देखा जाने लगा। लेकिन यहाँ पे औद्योगिकरण तो हुआ, लेकिन औद्योगिकीकरण के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं भी होने लगी।
तो यहाँ पे हम कहें कि और ये क्रांति सबसे पहले कहाँ पे हुई, इंग्लैंड में भी माना जाता है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ पे हुई। तो औद्योगिकरण के लेकिन एक परिणाम जो था, औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद आया था। ऐसा नहीं कि पहले पूंजीवाद आ गया था, नहीं, पहले औद्योगिकरण का परिणाम है पूंजीवाद। और पूंजीवाद ने गरीब और अमीर को दो वर्गों में बांट दिया। कितने वर्गों में? दो वर्गों में बांट दिया है। तो इन्होंने क्या किया, अमीर और गरीब को दो वर्गों में बांट दिया, जिसके लिए क्या हुआ, अब दो वर्गों में बांटना क्या परिणाम देता है, वर्ग संघर्ष जो है वो बढ़ गया। इसलिए हम कहें 1700 के बाद 18वीं 19वीं शताब्दी की बात करते हैं, और इसमें भी कहा जाता है कि ये 19वीं शताब्दी का अंत ना, 19वीं शताब्दी का अंत और 20वीं शताब्दी का प्रारंभ जो है, यूरोप के समाज की जो उस समय की परिस्थितियाँ थी उसको लेते हुए एक क्लासिकल विचारक जो थे ऐसे मसले वहाँ पे दिए हैं, जिसकी वजह से समाजशास्त्र में बहुत सारे सिद्धांत नए रूप में पनपे हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले किसका नाम आता है, अगस्त कॉम्ट का। हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। ये हैं हमारे क्लासिकल विचारक अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट का को समाजशास्त्र में इनका जो योगदान है वो अगर हम देखें कब से कब तक माना गया है, तो कब से माना गया, 1798 से लेकर के 1857 तक माना गया है। इनके पूर्व सहयोगी कौन रहे हैं, तो वे थे सेंट साइमन, और इनका गुरु भी माना जाता है सेंट साइमन को। तो यहाँ पे हम कहें कि अगस्त कॉम्ट ऐसे विचारक थे जिन्होंने सोशियोलॉजी शब्द की रचना की थी। सोशियोलॉजी शब्द की रचना की थी। अब यहाँ पे तो कहते हैं, लेकिन जब सेंट साइमन की बात होती तब हम इनको पहले विचारक नहीं कह सकते कि जिन्होंने समाज के बारे में सोचा था। समाज के बारे में जो सोच विचार किया हो उसमें नाम आता है सेंट साइमन का नाम आता है। सेंट साइमन ने समाज के विचारे में सोचा और विचारक था। तो जो काम्टे हैं, काम्टे के समकालीन लेखक काम्टे ने क्या किया, सामाजिक भौतिकी का प्रयोग किया। सामाजिक भौतिकी का प्रयोग इन्होंने किस विषय के लिए किया था, तो सामाजिक भौतिकी क्या, सोशियल फिजिक्स का प्रयोग इन्होंने किया समाजशास्त्र के लिए किया था। और काम्टे महोदय ने ही सामाजिक भौतिकी के स्थान पर ये जो दिया तो इसको, लेकिन इसी के स्थान पे इन्होंने क्या किया था, समाजशास्त्र पद का भी प्रयोग किया हुआ था। किसने किया था, अगस्त कॉम्ट ने किया हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, समाजशास्त्र पद का प्रयोग किया, किसके स्थान पर, सामाजिक भौतिकी के स्थान पर। इसी कारण इनको समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इसी कारण इनको समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहले तो सोशियल फिजिक्स के बारे में किया, लेकिन नामकरण इन्होंने ही किया समाजशास्त्र। अब आगे हम देखते हैं। इसके बाद हम बात करें, इन्होंने काम्टे ने समाजशास्त्र में बहुत सारे सिद्धांत भी दिए हैं। काम्टे जो है, हमने तो ये बताया समाजशास्त्र के जनक हैं, लेकिन इसके साथ साथ काम्टे जो हैं वो प्रत्यक्षवाद के भी जनक हैं। इसका पीडीएफ नहीं बन पाया है। इसके बाद किसके हैं, प्रत्यक्षवाद के भी जनक हैं। पॉजिटिविज्म की भी बात की है अगस्त कॉम्टे ने। अगस्त कॉम्टे के अगर हम सिद्धांत के बारे में बात करें कि इनका क्या क्या सिद्धांत है, तो इनके जो सिद्धांत हैं इसको मतलब कि थ्योरी ऑफ कॉम्ट, तो इसको देखने से पहले हम इनका देखते हैं। इनका जो समाजशास्त्र में या सामाजिक विज्ञानों में प्रमुख योगदान रहा है वो किस में रहा है, मानव प्रगति का नियम है। मानव प्रगति का नियम है, और ये कहते हैं कि इस नियम का आधार जो है वो क्या है, ज्ञान का विकास है। अगस्त कॉम्ट कहते हैं कि सभी समाजों का विकास कई चरणों में हुआ। क्या कहते हैं अगस्त कॉम्ट, सभी समाजों का विकास जो है वो कई चरणों में हुआ। और इसके साथ साथ इसी सारी चीज़ों को इन्होंने स्पष्ट करने के लिए मानव प्रगति का सिद्धांत रखा। ये इनका सिद्धांत है,
मानव प्रगति का सिद्धांत। मानव प्रगति का सिद्धांत इन्होंने दिया। और कई विचारक ऐसे हैं जो इनके इसी सिद्धांत को ज्ञान के विकास का नियम भी कहते हैं। इस नियम से क्या है कि इस नियम से यह माना जाता है, या इस नियम के अनुसार यह है कि हमारे प्रत्येक जो मतलब कि मतलब माना जाता रहा है कि हमारे प्रत्येक अग्रणी विचार, हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा, हमारा समस्त मानवीय बौद्धिक विकास 3 विभिन्न सैद्धांतिक स्तरों के क्रमिक रूप से गुजरता है। अब वो कौन कौन से हैं 3 स्तर जिसकी बात ये करते हैं? ये जो 3 स्तर हैं ये है, पहला जो है ये धर्मशास्त्री है। क्या है? धर्मशास्त्री है, पूरा लिख लीजिएगा। और दूसरा जो है ये क्या है? ये तत्व मीमांसीय है। और तीसरा है इनका प्रत्यक्षात्मक है। ये क्वेश्चन अभी पीजीटी और नेट का पेपर हुआ, दोनों में पूछा गया था, इसका क्रम पूछ लिया गया था। तो देखिए जो ये है हमारा धर्मशास्त्री, इसको कहते हैं थियोलॉजिकल। थियोलॉजिकल जो है इसमें अगर हम बात करें कि इनके विकास का जो पहला चरण है धर्मशास्त्र, तो यहाँ पे कहते हैं कि मानव जीवन की प्रत्येक मानसिक अवस्था के साथ एक विशिष्ट प्रकार का सामाजिक संगठन और राजनीतिक प्रभुत्व होता है। इस अगर देखें हम एग्जाम्पल लें तो धर्मशास्त्र के आधार पर प्रत्येक घटना की व्याख्या जो है वो अलौकिक आधार पर की जाती है। क्यों? धर्म के आधार पर ही वह परिवार, जाति और बिरादरी को समझता है। मतलब उसके लिए परिवार क्या है, जाति क्या है और उसकी बिरादरी क्या है समझता है। अब यहाँ पे विकास का जो दूसरा चरण है वो क्या है? तत्व मीमांसीय है। तत्व मीमांसा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेटाफिजिकल कहते हैं। इसके बारे में हम क्या करें कि विकास का जो दूसरा चरण है वो क्या है? तत्व मीमांसा है। यह एक ऐसी अवस्था है, या हम कहें कि इस अवस्था में वह प्रत्येक वस्तु को अमूर्त शक्तियों के माध्यम से समझता है। अमूर्त मतलब क्या होता है? जो हमको दिखाई ना दे। मतलब यहाँ पे कहा जाता है कि जो सामंत काल था, मनुष्य सामंत काल में ये समझते थे कि सामंत तो ईश्वर का प्रतिनिधि है, वह जैसा चाहे कर सकता। मतलब उनके हम कहें कि जो स्वामी होते थे वह उनको भगवान का रूप मानते थे। तो ये क्या था हमारा? तत्व मीमांसा। मतलब हम देखते नहीं थे जिन चीज़ों को, उसको भी सत्य मान लेते थे। अब तीसरा चरण हमारा कौन सा है? प्रत्यक्षवादी यानी पॉजिटिविज्म। तो इसमें क्या हुआ कि वह वस्तुओं का विश्लेषण, प्रत्यक्षवाद जो है वस्तुओं का विश्लेषण विज्ञान के आधार पर करता है। मतलब सामने, प्रत्यक्ष रूप से सामने से जो देखता है। ये कहता है कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञान भौतिक वस्तुओं को समझता है, वैसे ही समाजशास्त्र भी समाजशास्त्रीय यथार्थताओं को समझ सकता है। यानी इन सारी चीज़ों का निष्कर्ष ये निकलता है कि भौतिक विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र भी एक सामाजिक विज्ञान है। अब इसके बाद अगर हम और बात करें काम्टे का समाज का सिद्धांत जो है, उसमें भी 2 आते हैं, सामाजिक स्थितिकी यानी सोशल स्टैटिक्स और सामाजिक गतिकी। इसकी बात हम अपने अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। आप इसको बार बार सुनते हैं, इसलिए हमने लिखने का पीडीएफ नहीं लिया कि क्योंकि पीडीएफ लेके हर कोई पढ़ सकता है। इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो इतनी चीज़ें आपको रिपीट हो जाएगी। ये 2 सिद्धांत के बारे में हम आगे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।